दोस्तों 2024 इलेक्शन का सीजन है। इसमें इमोशन रहेगा, ड्रामा रहेगा, न्यूज और व्यूज की भरमार होगी, ट्रेंड्स चलाए जाएंगे, माहौल गर्म हो जाएगा, सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे, ट्रोलिंग होगी, फेक न्यूज चलेगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई ढूंढने की कोशिश करेगा, कौन जीतेगा इलेक्शंस? मोदी जी क्या फिर आएंगे, बीजेपी होगी या राहुल गांधी की इंडिया अलायंस? इन सब सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं अगर आप ये समझ पाएं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, लोग किसी पार्टी को वोट क्यों देते हैं, पोलस्टर्स कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसे बनाया जाता है। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। দিদি তো চলে যাবে, দিদি যাবে না, দিদি থাকবে। তুমি জেনে রেখে দিও মোদি বাবু, তুমি যাবে আগামী দিন। कामावरती चर्चा करा। तुम्ही 10 वर्षात काय केलं, 75 वर्षात काँग्रेसने काय केलं, तुम्ही 10 वर्षात काय केलं हे पहिले सांगा आता। ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। एक बात से हम सभी एग्री करेंगे दोस्तों कि देश का आज जो पॉलिटिकल ध्रुवीकरण है वो बहुत ही शार्प लाइंस पर है। हाईली डिवाइडेड और पोलराइज्ड हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है इलेक्शंस के मामले में, सोशल ट्रेंड्स के मामले में, एक दूसरे को अकोमोडेट करने के मामले में। आप मार सकते हैं। आपको अगर लगता है मारने से आपको भगोड़ों से पैसा लेने वाले, भगोड़ों को भगाने वाले, आप पीटिए। आप तमाम बैंकों के घोटाले मैं तैयार हूं वाले। अगर ये मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। हो गया। आइए आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन क्या और कैसे होता है। चलिए अमेरिका में हुए एक एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। 2023 में कुछ रिसर्चर्स ने मैथ्स का टेस्ट लिया। अब आप कहेंगे कि इलेक्शन और मैथमेटिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, 1100 एडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें कुछ डाटा इवैल्यूएट करने को कहा गया था। इन सारे क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस मैथमेटिकली आइडेंटिकल थे जिसमें सेम डिफिकल्टी लेवल का डाटा भी यूज किया गया था और जिनका आंसर भी ऑब्जेक्टिवली बहुत ही सटीक और एक जैसा था। पहला क्वेश्चन था बॉडी रैश और मार्केट में आई नई स्किन क्रीम के बीच में एक कोरिलेशन मालूम करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन था क्राइम रेट और गन कंट्रोल लेजिस्लेशन के बीच में कोरिलेशन मालूम करने के लिए। Common sense gun legislation. Common sense policy about guns. Common sense gun reforms. We have to act. We can't wait. Take the firearms first and then go to court. डाटा भी दोनों का एक जैसा था, आंसर भी एक जैसा। पार्टिसिपेंट्स में से जो मैथ्स में अच्छे थे उनका आंसर पहले क्वेश्चन का तो करेक्ट आया, बट सेकंड वाले को वो गलत कर गए। यहाँ लोगों की मैथ्स की ऑब्जेक्टिव स्किल्स काम नहीं आई। यहाँ थी पॉलिटिकल आइडेंटिटी या पॉलिटिकल सोच। दोस्तों पहला सवाल एक कॉमन सवाल था, लेकिन दूसरा सवाल जो गन लेजिस्लेशन से रिलेटेड था वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था। डाटा ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों इसके बावजूद भी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी स्किल्स रखने वाले और टॉप करने वाले लोग भी 45% क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत देते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल था, उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स को ये चैलेंज कर रहा था। पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है जो ऑब्जेक्टिव बिलीफ को भी परास्त कर देता है? सारी ऑब्जेक्टिविटी और डाटा एक तरफ रह जाता है और इमोशन टेक ओवर कर लेता है, और ये सब होता है सबकॉन्शियसली। हाथरस में अभी कोई घटना घटित हुई है, मुझे इसके बारे में हवा लगी है, क्या वहाँ कुछ क्या हुआ था? कुछ ये तो नहीं, दूसरे सरकार वाले जो भड़काते हैं भड़काते रहेंगे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनता है। इसका रिलेशनशिप होता है इमोशंस से। पॉलिटिक्स की भाषा में इसको कहा जाता है पार्टिसनशिप, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस या बायस फॉर अ सर्टेन पॉलिटिकल कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी।
ये जनरली होता है पॉलिटिकल, एथनिक, रिलीजियस या नेशनल आइडेंटिटी के अराउंड डिस्कशंस को लेकर। ये इतना स्ट्रांग होता है कि हमारी पार्टी कितना भी गलत कर ले, हमको उसमें फॉल्ट दिखाई नहीं देता। आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं, कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के अंदर होता है। ठीक, ये बताइए, देश में एक सेकंड भाई, देश में पहले चुनाव कब हुए? अभी इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, किसका चावल चल रहा है? चावल तो क्या बीजेपी का चलेगा, क्योंकि देश में बीजेपी की जरूरत है इस समय। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब आप इस फॉल्ट को मानने के बजाय किसी और पर ब्लेम डालने लग जाते हैं, या कहेंगे कि दूसरों ने पहले इसको स्टार्ट किया था इसलिए हम कर रहे हैं, या डायरेक्टली हम डिनाई कर देते हैं। पॉलिटिक्स में ये बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कामयाबी उसकी पॉलिटिकल अफिलिएशन से रिलेटेड होती है दोस्तों। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है किसी इंडिविजुअल के लिए और उससे अफिलिएशन उसको एक आइडेंटिटी प्रदान करती है, तो ये सबसे बड़ा इमोशनल पुल होता है। फिर उसकी पॉलिसीज़ को उसका वोटर पूरी तरह से सपोर्ट करता है, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, चाहे वो कॉमन सेंस की कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। कोई चीज़ जो उनके पार्टी लीडर के खिलाफ हो वो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। लेकिन ये बात और गंभीर हो जाती है दोस्तों, और ये गंभीरता जब ले लेती है जब एक इंटायर ग्रुप सारे फैक्ट्स को ही अपनी पॉलिटिकल बिलीव्स के हिसाब से सही समझने लगता है, क्योंकि इससे बननी शुरू हो जाती हैं पॉलिसीज़। जब वो अपने पॉलिटिकल बिलीव्स को इलेक्शन की विक्ट्री में ट्रांसफॉर्म होता हुआ कोई पॉलिटिशियन इसको देखता है तो उसको लगता है कि यही सही है क्योंकि इसी ने रिजल्ट दिया है, और फिर वही चीज़ होती है जो बाद में चलकर पॉलिसीज़ बनती हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ कितनी ही कॉमन सेंस और ऑब्जेक्टिविटी के खिलाफ क्यों ना हो। इसीलिए लोग खुश होते हैं क्योंकि उनको एक इंटरनल इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि फलां पार्टी फलां माइनॉरिटी को पीट रही है, उनको लाइन पर ला रही है, चाहे इसमें ट्रुथ या रीज़न की कोई ग्राउंडेडनेस हो या ना हो। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि इस तरह का पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो पहले भी होता रहा है। यस, इस तरह का पोलराइजेशन पहले भी रहा, बट रिसर्च आज बताती है कि रिसेंट टाइम्स में ये बहुत बढ़ चुका है। इसके कुछ रीजंस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, मोहल्लों या बस्ती का प्लूरल ना होना। आज हमने समाज को आप देखें कि जिस तरह से ज्योग्राफिकली हम रहते हैं, हम इंटीग्रेटेड मोहल्लों में, इंटीग्रेटेड बस्तियों में नहीं रहते हैं। हमारी सोसाइटीज़ में इश्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटीज़ में एक ही तरह के मान्यता रखने वाले लोग रहते हैं। लोग देश छुड़वाने की बात कर रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा घर ही ढूंढ रही हूँ। When the owners find out that the person who's wanting to rent out their place is a Muslim, they either stop taking the phone calls of the brokers, or they just tell them on their face a straight no to Muslim tenants. And this is when I look like this. This is when I do not have clear identity markers. I can only imagine what happens when a sister of mine would go with a hijab on. I think they would not even let them enter their spaces. और आज हमारी सोसाइटीज़ कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट से घिरी हुई है। अपनी अपनी पॉलिटिकल गेटोज में हम कॉन्सेंट्रेटेड हो चुके हैं, मतलब लाइक माइंडेड कम्युनिटीज़ एक साथ रहने लगी हैं, जिसने पॉलिटिकल ध्रुवीकरण को बहुत बढ़ा दिया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन के लिए लोग आज ट्रस्टेड संस्थानों के बजाय सोशल मीडिया बबल्स की तरफ रुख कर रहे हैं, उस पर रिलाई कर रहे हैं जो एक चेम्बर्स की तरह काम करती हैं, और उनका एल्गोरिथम आपको वही बताता है, वही इन्फॉर्मेशन और वही वीडियो फीड करता है जो आप ऑलरेडी देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि दुनिया इसी तरह से सोच रही है और यही बात सच होनी चाहिए, या आपके इमोशंस को फ्लेयर अप करता है। इसके बाद है न्यूज़ आउटलेट्स का पोलराइज्ड प्रोपेगेंडा। इंडिया में गोदी मीडिया अब कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये इतने निचले स्तर तक गिर चुका है कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व करने के लिए
किसी हद तक भी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, इलेक्शन में जीत उसी की होती है जो जितना ज़्यादा इमोशन जनरेट कर सकता है। जो ये करेगा वो इलेक्शन जीतेगा। इलेक्शन एक इमोशनल एक्सरसाइज है और वोटर्स का माइंड और इमोशंस को कैप्चर करना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का और इलेक्शन कैंपेन्स का प्राइम टारगेट होता है। ये इलेक्शन से सिर्फ 2-4 महीने पहले नहीं शुरू होता, बल्कि सालों से सोशल मीडिया में इसको जनरेट किया जाता है। इसमें पूरी की पूरी प्रोफेशनलाइज्ड टीम्स काम करती हैं। जिसने ये किया वो जीता। इसीलिए दुनिया के सबसे इडियोटिक काम और बिहेवियर के बावजूद ट्रम्प को लोग लाइक करते हैं। ट्रम्प की फॉलोइंग अमेरिका के रिपब्लिकन्स में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अभी इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह जाती है वो ये है कि इसका सलूशन क्या है। आगे आने वाले इलेक्शंस में आपको और मुझे क्या काम करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि यू आर मोर बायस्ड देन यू थिंक, और इसीलिए थोड़ा रुक कर डीप में जाकर चीज़ों को समझिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैक्ट चेकिंग और क्वेश्चंस करने की स्किल को प्रमोट करिए लोगों में। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब किसी ऑपोजिट वैल्यू या पार्टी के वोटर से आप डिस्कशन करें तो अपने फैक्ट्स को उनकी भाषा या स्टाइल में पेश कीजिए ताकि वो समझ सकें और आपको और आपके कंसर्न्स को सुन सकें। जब वो आपके कंसर्न्स को सुन लेंगे तो वो अपने आप को मॉडिफाई ज़रूर करेंगे। दुनिया उतनी बायस्ड पोलराइज्ड नहीं है दोस्तों जितना कि सोशल मीडिया उसको बना देता है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके वीडियो को शेयर करने, उस पर कमेंट करने, हमारे सब्सक्राइब करने से हमको मदद मिलती है और हम चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस बना पाते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।